हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर 9 PM पे उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद दोनों ही क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हमने GS4 एथिक्स से दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्कर है और दूसरा क्वेश्चन एक केस स्टडी है। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2017 में पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन है। यंग पीपल with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics। जो यंग पीपल हैं जिनका कंडक्ट एथिकल है वो एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम। कुछ सोल्यूशंस आपको बताने होंगे ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर देखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन आपको बताना होगा कि ये जो यंग पीपल हैं जिनका कंडक्ट एथिकल है ये आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्यों पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, साफ साफ यहाँ पे पूछा गया है। देन उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स भी बताने होंगे कि क्या सोल्यूशन है ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके। तो यही वो पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या रीजंस हैं, देन क्या स्टेप्स होनी चाहिए एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। देखिए पॉलिटिक्स की जो इमेज है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो इमेज क्यों अच्छी नहीं है ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। जैसे कि इलेक्शंस को जीतने के लिए इलीगल प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता है, क्रिमिनल्स काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं, करप्शन। ठीक है, तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इसकी वजह से पॉलिटिक्स की जो इमेज है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि क्यों जो यूथ है वो आगे नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक जनरल परसेप्शन होता है कि वो करप्ट होगा। ठीक है, मनी मसल पावर का यूज करता होगा। ठीक है, क्रिमिनल्स के साथ उसके कुछ सांठ गांठ होगी। ठीक है, तो इस तरह का एक जनरल परसेप्शन होता है। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि एक कॉमन मैन के अंदर क्या एक जनरल परसेप्शन है पॉलिटिक्स का। देन अगर आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हो तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये भी एक सही बात है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मनी मसल पावर का यूज़ होता है चुनाव को जीतने में और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ स्टेप्स बतानी होंगी। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक काफ़ी बेकार फील्ड है, उसकी इमेज अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आपको खुद आगे आना होगा और पॉलिटिक्स के जो निगेटिव फीचर्स हैं, जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसको आपको दूर करना होगा। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला रोल मॉडल्स। आप गांधी की बात कर सकते हैं, आप नेहरू की बात कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे रोल मॉडल्स की आप बात कर सकते हैं। देन फैमिली एंड एजुकेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ इश्यूज हैं पॉलिटिक्स में तो हम उसको दूर करें। तो एक सेंस ऑफ ड्यूटी हमको इनकलकेट करना होगा और इसमें फैमिली एंड एजुकेशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन शुरू से एक अच्छा माहौल बनाया जाए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस हों। ठीक है, वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह होनी चाहिए ताकि जो पॉलिटिक्स के जो पॉजिटिव फीचर्स हैं उसके बारे में लोगों को पता चले। देन जो अच्छे लीडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी इमेज को हमको प्रमोट करना चाहिए, उनको रोल मॉडल बनाना चाहिए ताकि एक परसेप्शन मैनेजमेंट क्रिएट हो सके।
ऐसे लीडर्स जो करप्ट हैं उनको हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए, मनी मसल पावर का रोल कम से कम होना चाहिए। तो इन सब के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वो सभी स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरह से एजुकेटेड लोग पंचायत के इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज की डेट में पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट होगा यहाँ पे लिखने का। देन सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो चेंज आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं वो चेंज आपको खुद को बनना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से फिट होता है इस क्वेश्चन में, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आप ये भी बता सकते हैं कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अगर हमको पॉलिटिक्स के एविल्स को दूर करना है तो हमें ऐसे पॉलिटिशियन चाहिए होंगे जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हों, साथ ही साथ एथिकली कॉम्पिटेंट हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा कंक्लूजन इसका होगा। अब फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि एक केस स्टडी है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। यू आर द मैनेजर ऑफ ए स्पेयर पार्ट्स कंपनी ए। कोई एक कंपनी है ए, उसके आप मैनेजर हैं। एंड यू हैव टू नेगोशिएट अ डील विद द मैनेजर ऑफ ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी। कोई दूसरी कंपनी है बी, उसके साथ आपको एक डील फिक्स करनी है। द डील इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सीलिंग द डील इज क्रिटिकल फॉर योर कंपनी। आपको उस डील को नेगोशिएट करना ही करना है। द डील इज बीइंग वर्कड आउट ओवर ए डिनर। आफ्टर डिनर द मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी ऑफर टू ड्रॉप यू टू द होटल इन हिज कार, ठीक है। ऑन द वे टू होटल ही हैपन्स टू हिट मोटरसाइकिल इंजरिंग द मोटरसाइकिलिस्ट बैडली। जब रास्ते में होते हैं तो वो जो मैनेजर है वो एक मोटरसाइकिल के साथ टक्कर होती है, ठीक है। और आपको पता है कि जो मैनेजर हैं ही वॉज ड्राइविंग फास्ट एंड दस लॉस्ट कंट्रोल। वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहे थे, ये आपको पता है, ठीक है। द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर कम्स टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड यू आर द सोल आई विटनेस। केवल आप ही को पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। Knowing the strict laws pertaining to road accidents, you are aware that your honest account of the incident would lead to the prosecution of the manager. अगर आप सच बोल देंगे तो हो सकता है कि जो मैनेजर हैं उनको सज़ा हो जाए, वो प्रोसिक्यूट हो जाए। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंसेज द डील इज लाइकली टू बी जियोपार्डाइज। और हो सकता है कि जो डील है उस पर कुछ निगेटिव इफेक्ट पड़े, विच इज़ ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस टू योर कंपनी। और वो डील होना आपकी कंपनी के लिए बहुत अहम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या क्या डिलेमाज हैं जो आप फेस कर रहे हैं और फिर पूछा गया है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, इस वाली केस स्टडी में सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे किस तरह से आप बता सकते हैं कि इस केस स्टडी में बेसिकली आपको अपने प्रोफेशनल और जो एथिकल एस्पेक्ट होते हैं, जो ह्यूमन एस्पेक्ट होते हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बनाना है। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद पूछा गया है कि क्या डिलेमाज होंगी। तो फिर देखिए, सबसे पहली जो डिलेमा वो तो ये है कि एक तरफ आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, आपको डील को सिक्योर करना है, और दूसरी तरफ आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको सच बताना है, आपको ट्रुथ बताना है, क्योंकि आप खुद ही सिंगल आई विटनेस हो, ठीक है। और आपकी ड्यूटी बनती है कि वो जो विक्टिम है उसकी आप हेल्प करो। तो ये पहली डिलेमा होगी। दूसरी डिलेमा क्या होगी? जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस। अगर आप सही इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो जो विक्टिम है उसके साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो ये भी एक डिलेमा है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन थर्ड डिलेमा होगी लीगल डिलेमा, क्योंकि ये एक लीगल केस है और अगर आप इसमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी फंस जाओ। तो ये भी एक डिलेमा है। इन तीनों ही डिलेमा को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगला जो पार्ट पूछा गया है वो है आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह की केस स्टडी में क्या आपके रिस्पॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप झूठ बोल दो, ठीक है। आप साफ साफ मना कर दो कि कुछ हुआ ही नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है, आप साफ साफ मना कर दो। तो उस केस में क्या होगा,
आपके जो डील है वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपका रिस्पॉन्स होगा ये एथिकली मोरली करेक्ट नहीं होगा। और अगर आप इस तरह का आंसर यूपीएससी में लिख के आएंगे तो समझ लो कि आपका पत्ता कट गया, ठीक है। इस तरह के आंसर्स आपको नहीं लिखना है। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, आप जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उनको एकदम साफ साफ चीज़ें बता दो। इससे होगा क्या कि जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये डील हो या ना हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसमें एक चीज़ ये जरूर होगी कि जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो कोर्ट केस में फंस जाएगा, और कोर्ट केस तो काफ़ी लंबे चलते हैं, तो एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा विक्टिम के ऊपर। तो ये वो सेकंड एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो ये केस स्टडी पूछी नहीं जाती, ठीक है। देखिए, आप एक मैनेजर हैं और मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्किल्स होती हैं, ठीक है। और आपको ऐसा डिसीजन लेना है जिससे सभी लोगों को जस्टिस मिले। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जस्टिस मिलना, ठीक है। जो विक्टिम है उसको भी जस्टिस मिले, और जो मैनेजर हैं, ठीक है, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक सल्यूशन सजेस्ट करना होगा ताकि सब चीज़ों में बैलेंस बना रहे। जैसे कि सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करना होगा ताकि वो जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए। देन उसके बाद जो मैनेजर है उसको आप समझाइए कि तुमसे मिस्टेक हुई है, उसको एक्सेप्ट करो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि कंपनी की इमेज खराब हो सकती है, पर्सनली वो खुद भी जेल जा सकता है। तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, और जो इंजर्ड पर्सन है उसको कंपनसेट करो, ठीक है। हो सके तो अगर उसको जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो उसको आप जॉब भी ऑफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ वो जो मैनेजर है उसको आप एडवाइस करो कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। और यहीं पे जो विक्टिम है उसको भी आप समझा सकते हो, उसको आप कन्विंस कर सकते हो कि वो माफ़ कर दे। और यहाँ पे काफ़ी सारे कोटेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, या फिर जस्टिस वर्सेस रिवेंज। आपका पर्पस क्या है, रिवेंज लेना या जस्टिस? तो हमारा पर्पस होना चाहिए जस्टिस। तो ये सब कोटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए, अगर वो मैनेजर यहाँ समझ गया तो ठीक बात है, अगर नहीं समझा तो फिर अगला एक्शन आप ले सकते हो कि जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास आप जाइए और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको बता दीजिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एज पर लॉ जो भी प्रोसीडिंग होगी वो होती रहेगी। अब यहाँ पे इश्यू हो सकता है कि आपको जो कंपनी का जो ऑफर है वो शायद न मिले या फिर मिल भी जाए, तो अब आप क्या करोगे? तो आप पूरी सिचुएशन, एक तो जो आपकी खुद की कंपनी है उसको भी बता दो, और जो डीलर्स वाली कंपनी है, ठीक है, उसको भी आप पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि उनको आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका वर्जन है, वो भी उनको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स को बता सकते हो। देन उसके बाद आप किस तरह से कंक्लूड करोगे? देखिए, जनरली होता क्या है कि इस तरह के मैटर्स में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ज़्यादा सही होता है, क्योंकि अगर कोर्ट में बात जाएगी तो मैटर काफ़ी लंबा चला जाता है, और वैसे काफ़ी केसेस पेंडिंग होते हैं। और इससे होगा क्या, अल्टीमेट जो नुकसान होगा वो उस विक्टिम का होगा, क्योंकि उसको टाइम पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम लग जाए डिसीजन आने में, ठीक है। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन की हमने बात की थी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स वाला, सबसे पहले उसको देखते हैं। फिर से वही बात है कि काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा गया है। मैं बार बार कहता हूँ कि 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले आपने 17th लोकसभा का एक डाटा दिया है कि 40 ईयर्स से नीचे केवल 12% MP हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपने एक डाटा दिया है, ठीक है। देन आपने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया एज ए स्ट्रगल ऑफ पावर। यहीं पे ना आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने कौटिल्य के बारे में लिखा है, आपने गांधी के प्रिंसिपल के बारे में लिखा है,
ठीक है। उसके बाद आपने बताया है कि किस तरह से पॉलिटिक्स की इमेज सही नहीं है, तो ये आप एक नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है। देन आपने रीजंस दिए हैं। सबसे पहला लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स। अब यार देखो, ये एक इनवैलिड पॉइंट है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो इसको मत लिखो। देन आपने लिखा है लैक ऑफ करेज, फियर ऑफ रिटेलिएशन, ये एक अच्छा पॉइंट है। देन लैक ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लैक ऑफ फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन लिखा है अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लैक प्राइवेसी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट। तो ये आपने काफ़ी सही से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ना लैक ऑफ प्राइवेसी, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो जो रिलेवेंट पॉइंट है केवल वही आप लिखिए। इसके बाद आपने स्टेप्स बताई हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन की बात की है, फैमिली की बात की है। देन रोल मॉडल्स, ये भी आपने यहाँ पे लिखा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। एंड बॉटम ऑफ अप्रोच, आपने थर्ड ईयर की भी यहाँ पे बात की है, तो ये काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ पे लिखा है। देन आपने कंक्लूड किया है गांधी जी की उसी कोटेशन के साथ, बी द चेंज यू वांट टू सी, तो ये काफ़ी अच्छे से आपने यहाँ पे कंक्लूड किया है। देखिए, कंटेंट वाइज कोई इशू नहीं है, आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। थोड़ा स्ट्रक्चर पे वर्क कीजिए, लंबे पैराग्राफ आपको नहीं लिखने चाहिए। इशू क्या है, वर्ड लिमिट का है। काफ़ी लंबा ये आंसर हो गया, आपको 150 वर्ड्स में ही लिखना है। अगर इतने बड़े आंसर्स लिखेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप क्या करो ना, जो मेंस की आंसर शीट आती है ना, उस पर आप आंसर लिखने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कितना कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि केस स्टडी है। यहाँ पे आपने डिलेमा बताई है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी वर्सेस इंटरेस्ट एज एन एम्प्लॉय, सही बात है। देन जस्टिस वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, तो इसको रिपीट मत करो, पर्सनल इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, तो आप लिखो जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस, या फिर कुछ और आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप चाहें तो लंबे पैराग्राफ लिखने की जगह आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। देन आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, फॉरगिवनेस, वही बात है जो हमने डिस्कस की थी। मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कंपनसेशन की आप बात कर रहे हो। कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की आप बात कर रहे हो। कंपनी की इमेज इससे खराब हो सकती है। देन इफ ही इज स्टिल रिलक्टेंट, आप करेज की यहाँ पे बात कर रहे हो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन आपने सत्याग्रही की बात की है यहाँ पे कि अगर वो बात नहीं मानते हैं तो आप करेज शो करेंगे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देन आपने यहाँ पे यूज किया है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा है। देखिए, ये बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया है, तो या तो छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए या फिर बुलेट पॉइंट में आप इसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि जो एथिकल टर्म्स हैं वो आपने यहाँ पे यूज़ की है, और इसी तरह से आपको केस स्टडी को अटेम्प्ट करना चाहिए। देन सबसे लास्ट में आपने लाइफ लेसन की बात की है, मैनेजर की लीडरशिप स्किल्स की बात की है, तो कंक्लूजन भी आपका काफ़ी अच्छा है। तो केस स्टडी आपने अच्छी लिखी है, कंटेंट आपका अच्छा है, एथिकल टर्म्स का आपने यूज़ किया है। केवल जो स्ट्रक्चर है उस पर थोड़ा सा वर्क कर लो, या तो बुलेट पॉइंट में लिख लो या फिर छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, थैंक यू।